हाँ तो कैसे हैं साथियों। नमस्कार। आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये थोड़ा सा हमारा औपचारिक संबोधन हो गया, बाकी थोड़े से लेट हो गए आज, तो सीधा पढ़ ही लेते हैं इधर उधर की बातें ना करते हुए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, जैसे कि हम हमेशा करते भी है। तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी को, ठीक है। हमने प्लान ये किया था 6 जनवरी को ये इनिशिएटिव शुरू करते टाइम कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको डिस्कस करेंगे, और जो न्यूज सैटरडे और संडे में इंपॉर्टेंट होगी उसको हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे। क्यों जरूरत महसूस हुई हमें ये सब करने की, उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। सबसे पहली चीज, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि राजस्थान में कोई भी अभी वर्तमान में एक कंटिन्यूटी के साथ में करंट की कोई क्लासेज जो यूट्यूब पे फ्री हो, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी उस तरह से फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, एक साथ करवाते हैं 3-4 दिन की। बट स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है डेली वाला। क्यों बेनिफिशियल है, उसका जो पहला रीजन है वो ये है कि उसकी स्टूडेंट की कंटिन्यूटी जो है वो बन जाती है। दूसरा ये कि उसका खुद का जो शेड्यूल है वो ठीक से हो जाता है। तीसरा कि हम इस इनिशिएटिव को इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ जो फैक्चुअल जो एरिना है, जिस पैटर्न पे आरपीएससी और आरएसएमबी सवाल पूछती थी, उससे बाहर निकल के जो डेप्थ आज के टाइम पे पूछी जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस डिस्कशन को हम लोग करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग होने का मेरा मतलब है कि स्टूडेंट उन सवालों के भी जवाब देने में कैपेबल हो जो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड हो, थोड़े से डेप्थ उनमें ज़्यादा हो, या फिर एक ब्रॉडर क्लैरिटी और विजुअलिटी की ज़रूरत उसमें पड़ती है। तो इस तरह हमारा ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं अपन आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है, यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार कौन है, भारत है। कितने यूजर्स है अभी, तो ऑफिशियल जो यूजर्स है इंडिया में वो लगभग 74 करोड़ के आसपास है, जो कि चीन के बाद सेकंड नंबर पे, सर्वाधिक कहाँ है, चीन में। तो 74 करोड़ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली ये डाटा आप एज ए फैक्चुअल डाटा भी याद रख सकते हैं। और मेंस या एसए में अगर आरपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कहीं आप अपनी बात इस वे में कहना चाहते हैं, जैसे मान लो सोशल मीडिया की बात हो या फिर डिजिटल गवर्नेंस की बात हो, तो वहाँ पे इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट सोशल मीडिया यूजर्स वाला कंट्री है। तो इस हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो करनी सिंह जो शूटिंग रेंज है दिल्ली में, वहाँ पे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। तो अभी वो पूरी नहीं हुई है, जब पूरी आएगी तो उसके जो मेडल्स वगैरह जो अचीवमेंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम मेडल्स के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो एशियन राइफल पिस्टल जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें इंडिया नंबर 1 है, और कुल 94 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे। इसमें 51 गोल्ड है, 23 आपका सिल्वर है, और 20 जो है वो ब्रॉन्ज है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजंस है कि जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें भी और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इंडिया नंबर 1 रहा है। 51 आपके गोल्ड हो गए, 23 रजत हो गए, 20 कांस्य हो गए। याद कैसे रखेंगे आप, याद रखेंगे 94 के हिसाब से, 4 को यहाँ पे स्वर्ण में 1, रजत में 3, ये हो गए आपके 4, और 50 20 20, ठीक है। ये रेशियो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप याद करेंगे, 2-3 बार लिख के याद करेंगे तो आपको ये डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने बात हो रही है खनिजों के बारे में। देखो दोस्तों, आप सबको पता है राजस्थान जो है खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, जहाँ पे इंडिया का ऑलमोस्ट जो है नंबर 1 स्टेट की कैटेगरी में आता है। उस तरह से ऑफिशियली नंबर 1 तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट जो टॉप खनिज वाले राज्य हैं उनमें राजस्थान हमारा आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, वो अपन याद रख लेते हैं, ठीक है। तो जो फैक्चुअल बातें हैं वो इस तरह से हैं हमारी कि 12 जो प्रमुख खनिज है उनमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 50% से ज्यादा है। आपको इस बात की इंपॉर्टेंस इससे ही पता चलेगी कि ये कितनी कितनी बड़ी बात है, राइट।
कि 12 प्रमुख जो खनिज है उनमें 50% से जो ज्यादा हिस्सा है वो राजस्थान का है और राजस्थान अग्रणी है। उसके बाद एक मिनरल हब के रूप में राजस्थान बनता है। क्यों बनता है, उसके पीछे भी एक रीजन है। कैसे बनता है, देखो हमारा जो राजस्थान का जो बीच का एरिया है, जो कि आपको पता है अरावली वाला जो एरिया है, ये खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा मतलब आपका अच्छा है। तो इस हिसाब से ये स्टेट की जो जीडीपी है हमारी राजस्थान की, उसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, राइट। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम याद रखेंगे, ओके, वो ये है कि कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान का बिल्कुल दबदबा, यानी एक तरफा वो लगभग उनकी 90% जो प्रोडक्शन है, सॉरी 100% के करीब जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होती है। वो कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें कैल्साइट, याद रखेंगे आप नाम, कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट लगभग पूरा का पूरा राजस्थान में ही उत्पादित होता है। उसके बाद सिल्वर, ये भी पूरा का पूरा लगभग राजस्थान में। उसके बाद नेचुरल जिप्सम, ठीक है। उसके बाद जिंक, अयस्क, सेलेनाइट, वोलस्टोनाइट। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में कहीं और मिलते नहीं है, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। मान लो किसी जगह खनिज अवेलेबल भी है लेकिन वहां पे इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है कि वहां पे मशीनरी लगा के और उनका एक्सट्रैक्शन किया जाए। तो वहां पे अगर मान लो वर्तमान में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर कोई यूज नहीं है कि वो इस कैटेगरी में आए। तो पूरा का पूरा जो इन 5 खनिजों का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होता है, यानी कि हमारा एक छत्र इनमें राज है। याद रखेंगे कैसे, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट, ठीक है। एक बार और आपको याद करवा देता हूं, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट एंड वोलास्टोनाइट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखो कुछ चीजें आपको रट ही लेनी चाहिए। देखो रटने के बिना इस एग्जाम में काम नहीं चलेगा, किसी भी एग्जाम में, तो आपको याद कर लेनी चाहिए। और एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जितना जल्दी जब सामने है चीज उसी टाइम उसको कंप्लीट कर दो ताकि वो आगे भी बर्डन ना करे। अगर हम इस तरह छोड़ के आगे चले जाते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे, तो फिर वो चीजें कभी याद नहीं होती। ओके, फिर आगे थोड़ा सा ये फैक्चुअल डाटा उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। चलिए फिर, तो पोटास जो है उसका 94% जो हिस्सा है वो राजस्थान में निकलता है। आपका सीसा जस्ता है उसका 89%, चांदी का 88%, वोलस्टोनाइट का 88%, जिप्सम का 82%, गेरू का 81% और बेंटोनाइट का 75%। तो इस तरह ये आपको पता है विविधता तो बहुत ज्यादा है राजस्थान में। इससे जो अगली न्यूज है वो है देश की जो पहली एआई यूनिवर्सिटी है वो आपकी बनने जा रही है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आपको पता आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती में, और वहीं अमरावती में आपका जो है नया एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। आपको पता एआई बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हर तरफ एआई की बात हो रही है, और वाकई में एआई एक क्रांति है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। और हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए खुद को कि हम एआई के युग में पैदा हुए हैं। एक बड़ा रीजन है इसके पीछे मेरी बात बोलने के, मैं ऐसा एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं और हमें भी प्रतीत होता है जिन लोगों ने 7-8 साल 10 साल 15 साल से जो चेंजेस देखे कि जितनी दुनिया 2001 से लेके 2020 तक बदली, उससे ज्यादा दुनिया 2020 से लेके 25 के बीच में बदल गई। और अब एक नया प्रेडिक्शन है कि जितनी दुनिया मान लो 2001 से लेके 25 के बीच में बदली है उतनी 2027 तक ही बदल जाएगी। तो बड़ा रैपिडली चीजें चेंज हो रही है, नए जो पैरामीटर्स है, मापदंड है, वो आ रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी जो है ये जो चीज है एआई यूनिवर्सिटी जो है अमरावती ने। आपको पता है अमरावती जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ के जो पुराने चीफ मिनिस्टर भी वो भी इनोवेटिवली एआई के मामले में काफी एडवांस रहे, और आपको पता है हैदराबाद जो है वो काफी अग्रणी है इसमें, ठीक है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश, ये नाम आप याद रखेंगे। आधारशिला 19 फेब को, और प्रवेश जो होगा वो 2029 से होने वाला है, यानी अभी इमीडिएट कोई एडमिशन नहीं होने वाला। अभी यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड हुई है, बनेगी उसके बाद में 2029 से। और अनूठी पहल ये है कि कक्षा 8 से ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि ऐसी एआई यूनिवर्सिटी का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि 12th के बाद, यानी आपकी बेसिक एजुकेशन के बाद, लेकिन ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें 8th में ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आगे क्या है, ये एक संस्था है NVIDIA, आप इसका भी नाम याद रखेंगे।
ये सिलेबस और एआई का जो कोर्स किट है, जो सिलेबस डिजाइन है, वो कार्य ये करेगी। आगे है मल्टी लैंग्वेज जो मॉडल्स है वो भी इसमें सिखाए जाएंगे स्कूल के स्तर पे। यानी देखो बहुत ही अनकॉमन बात है कि आप स्कूल के स्तर पे बच्चों को मशीन लर्निंग, यानी एआई का ही एक एक रूप है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब हो गया कि मशीन भी सीख के आदमी की तरह काम करे, तो उसको मशीन लर्निंग और ये सारी चीजों में एआई मॉडल बनाने पे, मतलब पहले एमएल वगैरह ये जो बेसिक चीजें हैं एआई की वो सब सिखा देंगे स्कूल के टाइम पे, और जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो वो एआई मॉडल्स वगैरह डेवलप करने पे काम करेगा। ठीक है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, देखो ये तो राजधानी ये होगी कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हमारा एआई इंडिया समिट भी हो रहा है। हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी। ये जो समिट हो रहा है ये हो रहा है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, कब से कब तक हो रहा है इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, देखो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? नई दिल्ली में हो रहा है, सबसे पहली चीज ये फैक्ट याद रखेंगे। कब से कब तक हो रहा है? 16 से 20 फरवरी तक हो रहा है, याद रखेंगे आप। ठीक है। उद्घाटन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 135 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, 100 प्लस जो बड़ी टेक कंपनीज है उनके जो एग्जीक्यूटिव सीईओज वगैरह वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट दो ही बातें हैं। एआई समिट, इंडिया एआई समिट कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। कब हो रहा है? 16 से 20 फरवरी के बीच में हो रहा है। और बाकी नीचे कुछ और चीजें जो हमें इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है? देखो थीम और पहल क्या है, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये कि थीम क्या है। देखो थीम है आपका 3P। ठीक है, 3P क्या हो गया? पीपल हो गया, प्लेनेट हो गया, और प्रोग्रेस हो गया, है ना। एक एनवायरमेंट वाले में 3P आते हैं, पीपल, प्लेनेट और प्रोस्पेरिटी आता है यहाँ पे। बट इसमें क्या है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल यानी लोगों को तकनीक से जोड़ना, और उसमें पीपल का मतलब होता है कि लोगों का कल्याण होना। तो अभी इसको भी पढ़ते हैं हम। 3P जो है इसकी थीम है, पहला क्या है? पीपल यानी लोगों को तकनीक से जोड़ना। सबसे पहली चीज तो ये कि लोगों को तकनीक से भी बनाना, तकनीक से फ्रेंडली बनाना, लोगों को इस चीज के लिए इंस्पायर करना कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ये आपका साथी है। उसके बाद प्लेनेट, यानी प्लेनेट का मतलब हो गया कि एआई को जो है सुरक्षित बनाना। देखो ये इतनी बड़ी क्रांति है कि अगर इसको रेगुलाइजेशन ठीक से नहीं किया, अगर इसको सरकारों ने नियंत्रण में नहीं रखा, तो ये पूरी की पूरी मानव सभ्यता के लिए भी एक तरह से खतरा बन सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये बोला जा रहा है प्लेनेट यानी कि सुरक्षित बनाना एआई को। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट जो थीम है। और आगे है स्किल और ट्रेनिंग को बढ़ाना, यानी प्रोग्रेस भी करना। पहला पीपल, दूसरा प्लेनेट, तीसरा प्रोग्रेस। ठीक है। उसके बाद एक इनिशिएटिव इसमें, जिस पहल वाला जो सेक्शन है उसमें एआई बाई हर। हर का मतलब यहाँ पे हो गया अपना फीमेल्स के लिए, यानी हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए इसमें स्पेशल महिला स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ का इनाम है, और प्रत्येक टॉप 10 स्टार्टअप को 2.5 करोड़ रुपए इसमें मिलेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। आगे चलते हैं हमारे आर्टिकल वाले सेक्शन में। आज थोड़ा इनोवेटिव हमने बनाया है इसको, बहुत ज्यादा उसमें इंक्लूड नहीं किया है, थोड़ी सी हम ऐसे ही बात कर लेंगे और उसके बाद में इसको देख लेंगे। देखो होता क्या है दोस्तों, आपको पता है स्टेट में आपका प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट होती है, और हमारा राष्ट्रपति होता है। हमारा जो सिस्टम है वो हमने इंग्लैंड से लिया है, जहां पे क्या है कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो एक्चुअल में राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता, वो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, और एक्चुअल जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में बढ़ जाती है। और उसी तरह राज्य में जो है एक्चुअल शक्तियां जो होती है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के रूप में होती है। बट वो किसके नाम पे शासन करते हैं? राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल के नाम पे शासन करते हैं। यानी कि संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल है स्टेट में, और आपका सेंटर में है राष्ट्रपति। बट एक्चुअल में उनके पास में पावर नहीं होती, ये सिंबॉलिक पद है। एक समस्या क्या होती है कि स्टेट में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? सेंटर करता है। अब सेंटर करता है तो इसमें जो दलीय राजनीति है वो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। मुद्दा ऐसे बन जाती है, मान लो जिस स्टेट में सेंटर से अलाइन अगर सरकार है, अलाइन का मेरा मतलब है दोनों में अगर समान सरकार है तो बहुत समस्या नहीं होती। लेकिन अगर सरकार दूसरी है, मान लो सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में कांग्रेस है, तब इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। हाल ही में क्या हुआ कि तमिलनाडु, एक और चीज इससे जुड़ी हुई बताता हूं कि आर्टिकल 87 संविधान का और आर्टिकल 176, दोनों आर्टिकल आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि न्यूज में। एक हो गया आपका आर्टिकल 86, ठीक है, और आर्टिकल 176, दोनों क्या है?
अभी बात करके फिर इनके बारे में बताते हैं। देखो होता क्या, सरकार साल के शुरू में एक, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि राष्ट्रपति का और राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो प्रावधान है आर्टिकल 86 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो प्रावधान है आर्टिकल 176 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। होता क्या है अभिभाषण, देखो क्या होता है, सरकार बजट के जस्ट बाद में ये होता है। तो इसमें क्या होता है, सरकार की उपलब्धियां राष्ट्रपति और राज्यपाल बताता है, ठीक है। जो और बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका सीएम और उसकी कैबिनेट और पीएम और उसकी कैबिनेट एक लिख के बड़ा सा नोट राज्यपाल को दिया जाता है और राज्यपाल उसको रीड आउट करता है। तो एक्चुअल प्रथा यही है। और राष्ट्रपति जो हमारे वेंकट रमन थे, आज से 30 साल पहले उन्होंने बोला था कि जस्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल एक माउथ पीस है, यानी जो लिखा गया है वही बोलना है उनको और बोलना ही बोलना है, इस टाइप का उन्होंने बोला था। और संविधान भी हमारा यही बात कहता है कि भाई राष्ट्रपति अपनी सरकार की बात कहेगा, राज्यपाल अपनी सरकार की बात कहेगा, ये हमारा स्टेट और सेंटर के कंसर्न में, राइट। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि तमिलनाडु में ये तीसरा साल है जबकि राज्यपाल ने ये अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये एक मेजर चिंता का विषय है और हमारे, आपको पता, राज्यपाल सिलेबस का हिस्सा है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम एज ए एग्जाम्पल क्यों नहीं पढ़ता, इसके पीछे की बात मैं बताता हूँ कि वो पॉलिटिकली मोटिवेशन वाली बात है कि भाई राज्य सरकार बड़ा चढ़ा के बातें कर रही है जबकि ग्राउंड पे ऐसा होता नहीं है। दोनों की विचारधारा का अंतर है, जबकि दलीय विचारधारा राष्ट्रपति और इन पदों पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 176 और इसी तरह राष्ट्रपति वाला। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ वो केरल में हुआ। केरल में क्या हुआ कि जो सीएम ने लिख के दिया उससे अलग कुछ बातें अमेंड करके वहां पे पड़ती, जो कि सीएम ने ठीक करवाई। ये भी अपने आप में हमारी जो संसदीय परंपरा है उसके लिए एक चिंता की बात है, एक स्वस्थ परंपरा तो नहीं कही जा सकती, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल है, इसके हिसाब से ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें ये बोला है कि विवाद जो है अभिभाषण पढ़ने या आनाकानी या बदलाव से संबंधित है, संवैधानिक मर्यादा ये हमने माउथ पीस की तरह काम करना चाहिए। और ये राष्ट्रपति वेंकट रमन जी की जो सिफारिश थी कि एक संविधान संशोधन होना चाहिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को यह भी बोला था कि ये एक ब्रिटिश कालीन परंपरा है जिसकी अभी वास्तव में कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, सरकार के स्पोक्स पर्सन यानी सरकार भी खुद अपनी जो बातें हैं वो कहती है। तो ये राज्यपाल वाला ये जो हमारा एंगल है ये अभी बहुत रिलेवेंस नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं थोड़े लेट हो गए लेकिन डिस्कशन ठीक हुआ होगा। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना और आपका सेलेक्ट होना, बाकी चीजें चलती रहेगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।